हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। In this seventh lecture, we are going to discuss drawbacks of octet rule and valence bond theory, part 1. Yes, friends, we have divided valence bond theory in two parts. In this first part, we will see how overlapping is getting done and how molecules are forming. In the next session, we will discuss about hybridization. So let's begin with drawbacks of octet rule. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि ऑक्टेट रूल क्या है, इट रिवॉल्व्स अराउंड ऑक्टेट कंप्लीशन। ये थियरी पूरी किसके आधार पर है फ्रेंड्स? ये जो एलिमेंट्स है जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो एलिमेंट्स इनर्ट और स्टेबल पाए गए हैं। तो हर एक उसके नजदीक वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करता है। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स पाए गए हैं लाइक SF6, BCl3, PCl5। अगर आप इनमें देखेंगे तो इनमें ऑक्टेट से ज्यादा कंडीशन है सेंट्रल एटम में। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो एक्सपांडेड ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके बारे में octet theory has no explanation. Or on the one side, it is saying that these elements like argon won't form bond. These are stable elements and hence every nearer element wants to gain this ns2np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट यूनिवर्स में फ्रेंड्स ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक XeF2 पाए गए हैं। Xe इज इनर्ट एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 है, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल बना रहा है। इसके बारे में लुईस और कोसेल के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ऑक्टेट रूल वाज फेलिंग to explain formation of molecule of Xe. एंड फ्रेंड्स, ऑक्टेट रूल जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर रहा था, किस तरह से सेंट्रल एटम को आके इलेक्ट्रॉन जुड़ के इसको अदर एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा था। एट एट द सेम टाइम शेप और ज्योमेट्री तो उसने एक्सप्लेन की नहीं, लेकिन एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एनर्जी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था ऑक्टेट रूल में। एंड कॉन्सिक्वेंटली एनर्जी के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन रहने से रिलेटिव स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की किस वजह से आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप HCl देखोगे, HI देखोगे, इन सब की रिएक्टिविटी अलग अलग है। तो ये अलग अलग रिएक्टिविटी क्यों है, ये एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ऑक्टेट रूल ने कुछ भी नहीं कहा था फ्रेंड्स। तो इसे ओवरकम करने के लिए आई वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो फ्रेंड्स, वैलेंस बॉन्ड थियरी के पोस्टुलेट्स और उसकी जो थियरी पार्ट है वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर वैलेंस बॉन्ड थियरी मॉलिक्यूल कैसे बनता है इसके बारे में जो प्रकाश डाल रही है वो हम देखेंगे पहले। जैसा कि हम पहले स्कूटर चलाने की थियरी नहीं देखते फ्रेंड्स, डायरेक्ट जाके ग्राउंड पे स्कूटर चला लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं, जब भी कोई न्यूक्लियस रहता है तो उसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसमें होता है फ्रेंड्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके आउटर मोस्ट, उसके सराउंडिंग क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्जन है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई दो एटम्स इस तरह से नजदीक आना शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका न्यूक्लियस जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं दो एटम्स ए और बी से,
तो ए में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया है ई ए, और न्यूक्लियस को नाम दिया है एन ए। सिमिलरली एन बी एंड ई बी आर फॉर अदर एटम। जब ये नजदीक आएंगे तो फ्रेंड्स इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किस किस में, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए, और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम बी, न्यूक्लियस ऑफ एटम बी और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ए के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। इसे इस डायग्राम से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में है फोर्स ऑफ रिपल्जन, और इस न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन, और इस न्यूक्लियस और इस खुद के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वाइस वर्सा, सेम थिंग इज फॉर न्यूक्लियस ऑफ बी। और तो मैं नोट डाउन करूंगा, रिपल्जन किस किस में है फ्रेंड्स, रिपल्जन है न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस है, और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी के बीच में भी क्या है, फोर्सेस ऑफ रिपल्जन एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो दो मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स, जब किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं तो उसके बीच में जब ये क्लोज आना शुरू करते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, इधर हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे हेडिंग बना दिया है, आप भी हेडिंग लगा दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बाद में हेडिंग लगा दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और ये ग्राफ आपको बनाना है फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एमटीजी के बुक में ये ग्राफ दिया हुआ नहीं है। जब ये दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो जब ये नजदीक आना शुरू होते हैं तो इनिशियली इसकी एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, कम होना शुरू करती है। आप इधर देख रहे हो कि इसकी एनर्जी किस तरह से कम होते 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 नीचे आ रही है। इस एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस और ये वाई एक्सिस पे है उसकी एनर्जी। तो ये एनर्जी कब तक कम होगी फ्रेंड्स, जब तक इसका डिस्टेंस 74 पिकोमीटर है। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे उसमें क्या होता है, मैक्सिमम ओवरलैप होता है। हाँ फ्रेंड्स, हमने फोर्थ लेक्चर में ओवरलैप के बारे में डिस्कस किया था। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे मैक्सिमम ओवरलैप होता है, यानी क्या होता है, अभी देखिए ये जो रिपल्सिव फोर्सेस इधर के एरिया में जो दिखा रहे हैं और इधर के एरिया के अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे हमने इन दो एटम्स के बारे में देखा, इसमें इतने ये चार अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं और ये दो रिपल्सिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों को जिस पॉइंट पे बैलेंस होना होता है ना, वो पॉइंट होता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग का डिस्टेंस, जिसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज 74 पिकोमीटर। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो दो एटम्स एक दूसरे के पास आके जब ओवरलैप हो रही है डिस्टेंस पे, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एनर्जी रिलीज होती है। ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए, ध्यान दीजिए। अभी इन्होंने क्या किया है, सबसे पहला पॉइंट, एक डिस्टेंस ऐसा गेन किया है जिसपे इनका रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, बैलेंस कर रहे हैं। और जब ये दो एटम एक दूसरे के पास आने वाले हैं ना, तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें की स्पिन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी फ्रेंड्स। एक हाइड्रोजन अगर, ये हम स्पिन इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरो से, हाफ एरो। तो ये दोनों की स्पिन कैसी रहनी चाहिए, ऑपोजिट रहनी चाहिए। इसे अगर हम ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहते हैं तो जैसे अर्थ की स्पिन होती है ना, वैसे अगर ये इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो दूसरा वाला जो है वो इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। सेम स्पिन नहीं रह सकते, जो कि हमें पॉली ने बताया है। ऑफ पॉली और हुम्स रूल, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट तीन रूल्स है फ्रेंड्स। उसको, ये वीडियो देखने से पहले उसको रिवाइज करके ये वीडियो देखिएगा तो ये ज्यादा क्लियर होगा।
तो यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे और एक सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो रही है फ्रेंड्स, ये डायग्राम से ये दो चीज आपको इसेंस के रूप में लेना है। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऐसा है, वो डिस्टेंस पे दो एटम के वैलेंस अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ओवरलैप कर रहे हैं, जिसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, और इन द प्रोसेस दे आर रिलीजिंग एनर्जी। और जैसे ही फ्रेंड्स एनर्जी सिस्टम की कम होती है, एनर्जी सिस्टम की कम होती है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जो मॉलिक्यूल फॉर्म होने जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। जो एटम्स इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, अभी इधर ये वाला एटम जो बॉन्ड बना रहा है इस डिस्टेंस पे, तो बॉन्ड बनाने के बाद ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इन दो एटम्स से ज्यादा स्टेबल रहेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूल्स बनते समय एटम्स ने एनर्जी रिलीज की है, यानी उनकी एनर्जी कम हुई है। और एनर्जी कितनी रिलीज की है फ्रेंड्स, 435.8 किलो जूल्स। ये जब एनर्जी रिलीज होती है उसे हम माइनस में लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू इज 435.8 किलो जूल्स पर मोल। इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की है, तब जाके इनको स्टेबिलिटी आई है। तो ये तो था वैलेंस बॉन्ड थियरी ने कैसे मॉलिक्यूल बनता है इसके बारे में जो थियरी बताई, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हमने अभी देखा है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के, ऑर्बिटल्स बना के ड्रॉ करके देखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे SO, सल्फर मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन आ गए इस तरह से। अभी p में हुंड्स रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, पहले हर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, बाद में पेयरिंग स्टार्ट करनी है। और वो ये किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ये बताएगा। पॉली बताएगा कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और हुंड बताएगा कि पेयरिंग कब होगी। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। अभी इसमें के इसके ओवरलैप और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हम उन्हीं का पिक्चर बनाएंगे फ्रेंड्स। ये मैंने अपोजिट स्पिन रिवर्स डायरेक्शन में क्यों लिखा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आगे जाके ओवरलैप होने वाले हैं, तो ओवरलैपिंग के लिए इनके स्पिन कैसे रहने चाहिए, ऑपोजिट रहने चाहिए फ्रेंड्स। अभी ये पेयरिंग वाला है, तो ये दो तो एक दूसरे को अभी नलीफाई कर रहे हैं। तो ये दो जो ऑपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल है ना फ्रेंड्स, ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप यानी क्या है, इंटरपेनिट्रेशन, एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। इंटरपेनिट्रेशन, इंटरपेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरपेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है ओवरलैप। तो फ्रेंड्स इसका पी वाई और इसका पी जेड, किसका, एस का और ऑक्सीजन का, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे फ्रेंड्स। तो इसे चलो हम निकालते हैं पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल को। ये सल्फर का हम थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे ऑर्बिटल, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिटल है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये डम्बेल शेप है फ्रेंड्स, अगर डम्बेल नहीं बन रहा है तो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज डम्बेल शेप। ये हो गया इसका 3p y ऑर्बिटल। हम पी वाई पी जेड 90 डिग्री पे है, तो किसको भी किधर भी निकाल सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसे पी जेड कह देता हूँ फ्रेंड्स। ये हो गया पी जेड, अभी मैं पी वाई को निकालूंगा इधर। फ्रेंड्स आप नाम किसको भी कौन सा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन जो होता है ना फ्रेंड्स, इसकी ओर ध्यान देना है। ओवरलैप जो होता है पी वाई का पी वाई के साथ ही होगा, पी जेड का पी जेड के साथ ही होगा। मतलब
ये वाला ऑर्बिटल ये वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैपिंग जो होगी वो सेम ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल से ही होगी। अभी ये हो गया 3p y। अभी ऑक्सीजन का जो 2p y है इसके साथ ये इस तरह से ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा फ्रेंड्स। कैसे ओवरलैप करेगा? हेड ऑन ओवरलैप करेगा। और ये जो इधर बॉन्ड बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये है सिग्मा बॉन्ड। और ऑक्सीजन का ये जो पीस हेड ऑर्बिटल है अभी जो मैं बना रहा हूँ, ये जो है ये भी हम थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं क्योंकि ये सेकंड है, तो ये 2 पीस हेड थोड़ा छोटा होगा। इसकी इसके पीस हेड के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी फ्रेंड्स, इस तरह से। और इससे जो बॉन्ड बनने वाला है इसे हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं फ्रेंड्स? पाई बॉन्ड। हाँ, फोर्थ लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था ना। सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड में लोकलाइज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड में डीलोकलाइज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें भी इसके स्पिन्स कैसे हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन में बाहर दिखाता हूँ, ये स्पिन अपोजिट है, इधर भी स्पिन। इसकी अगर ये वाली डायरेक्शन है तो इसमें ये वाली डायरेक्शन रहेगी। इस तरह पॉइंट्स की तरफ ध्यान दो, हम पॉस्टुलेट समरी में देखने वाले हैं। लेकिन अभी जब हम एटॉमिक और एटॉम्स को ड्रॉप कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स बनते हुए, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स और इन सब चीजों की तरफ आप ध्यान दीजिए तो पॉस्टुलेट्स ज्यादा जल्दी आपके याद में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था सल्फर मोनोऑक्साइड किस तरह से बना। तो इसको हम इस तरह सल्फर मोनोऑक्साइड का ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है ये वाला सिंगल बॉन्ड बना दिया, और ये जो है ये पाई बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से एस डबल बॉन्ड ओ का फॉर्मेशन होता है। तो समझ गया फ्रेंड्स? चलो, तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2, 2p4। ऐसा ही सिमिलर और एक ऑक्सीजन आके इधर बॉन्ड बनाने वाला है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख देंगे, 2s। और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है पी वाई, ये है पी जेड। और इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन का पी वाई और पी जेड क्या करेगा? एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। मैं नहीं बना रहा हूँ दूसरा, तो चलो दिखाते हैं। ये पी वाई आ गया एक ऑक्सीजन का, ये पी जेड आ गया दूसरे ऑक्सीजन का। ये दो सेम मॉलिक्यूल है तो इनकी साइज हम कैसी बनाएंगे फ्रेंड्स? सेम साइज बनाएंगे। इसका ये पी जेड बन गया, और ये पी वाई और पी जेड एक दूसरे के साथ ओवरलैप इस तरह से करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा जो कि वीक होगा। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड। हाँ फ्रेंड्स, सिंगल पाई बॉन्ड कभी बनता है क्या? नहीं, सिग्मा के बाद में ही पाई आएगा। तो इस तरह से तो हो गया फ्रेंड्स ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। चलो देखते हैं कि नाइट्रोजन में क्या होता है। नाइट्रोजन का मैंने डायग्राम पहले बना लिया है फ्रेंड्स। अभी मैं जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, N7, 1s2, 2s2, 2p3। तो ये लिख दो इसके डायग्राम। ये आया, ये आया। पेयरिंग का तो कोई फंडा ही नहीं है क्योंकि तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबको एक एक दे दो हुंड बाबा के हिसाब से। तो ये एक नाइट्रोजन का पी एक्स पी वाई पी जेड दूसरे नाइट्रोजन के पी एक्स पी वाई पी जेड से जाके ओवरलैप कर लेगा। ये है इसका पी एक्स, ये है इसका पी एक्स, इन दोनों में ओवरलैप हो गया।
तो कौन सा बॉन्ड बना? हाँ, सिग्मा बॉन्ड बना। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो है ये पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? पी जेड इसका और इसका पी जेड, ये दोनों का पी जेड में बन गया पाई बॉन्ड। और ये पी वाई में बन गया दूसरा पाई बॉन्ड। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं फ्रेंड्स? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बनते हैं दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। नीडलेस टू से सिग्मा बॉन्ड के तो बनने के बाद ही पाई का शुरुआत होगा। ये हो गया पाई बॉन्ड। समझ रहा है ना फ्रेंड्स? आई होप ऑल ऑफ यू गाइस मस्ट बी एंजॉयिंग दीज स्ट्रक्चर्स। ये पहले सिग्मा बना दिया, फिर ये दो पाई, इस तरह से होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स। तो चलो लास्ट वाला एक मॉलिक्यूल देख के हम पोस्टुलेट्स की ओर बढ़ जाएंगे। एस का इलेक्ट्रॉनिक SF2, एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 6 और 4 10 और 2 3p4। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम हम बना लेंगे, कुछ इस तरह से होगा। हुंड बाबा के हिसाब से, ये बार बार क्यों कह रहा हूं मैं फ्रेंड्स, ताकि ये आपको ज्यादा ध्यान में रहे। हुंड बाबा के हिसाब से पहले सबको इलेक्ट्रॉन एक एक दे दिया और बाद में पेयरिंग कर ली। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन 1s2, 2s2, 2p5। तो इसका एस एस तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2p5 इसको जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो ऐसे बनेगा, पहले हर किसी को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में पेयरिंग करना है फ्रेंड्स। तो देखो, इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या फ्रेंड्स? हाँ, गलत हो रहा है, हो गया है। इसकी हमें स्पिन कैसी निकालनी पड़ेगी? ऊपर वाले से ऑपोजिट निकालनी पड़ेगी। पता है तो गलती नहीं करना है, चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम सल्फर के पी वाई और पी जेड को निकालेंगे। तो इसमें ओवरलैप कैसे होगा फ्रेंड्स? इसका ये जो एक फ्लोरीन का पीजेड है, ये पीजेड के साथ ओवरलैप करेगा। हाँ, अभी दूसरा फ्लोरीन का भी क्या मैं पीजेड ही बनाऊंगा? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। सबसे पहले मैंने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी मैं पेयरिंग जब करूंगा ना फ्रेंड्स, तो पी एक्स की कर दूंगा और पी जेड की कर दूंगा। और फिर से इधर गलती हो गई फ्रेंड्स, बीच वाले का स्पिन कैसे रहना चाहिए? ऑपोजिट रहना चाहिए। हाँ, गलती से भी सीखते जाओ। तो ये पी वाई के साथ करने वाला है, तो पी वाई को मैं सिंगल रखूंगा। हम किसी को भी पेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबकी एनर्जी कैसी है? सेम। तो इसका पी वाई और इसका पी वाई ओवरलैप होगा। तो चलो सल्फर का पहले बना देते हैं पीज हेड ऑर्बिटल। इसके साथ फ्लोरीन का छोटा बनाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है? छोटा है। ये तो हो गया फ्लोरीन। दोनों कैसे बॉन्ड बनने वाले हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। तो ये एक सल्फर का पीज हेड के साथ दूसरे फ्लोरीन का पीज हेड का ओवरलैप हो गया। अभी देखते हैं पी वाई का, और दूसरा फ्लोरीन के पी वाई का सल्फर के पी वाई के साथ ओवरलैप हो गया। ये बन गया दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये भी बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो एस के साथ इस तरह से दो फ्लोरीन जुड़ने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलो लेट्स समराइज द पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट सुनने से पहले तो ये तो सुन लीजिए फ्रेंड्स, ये थियरी किसने प्रपोज की थी? दो महान साइंटिस्ट, हिटलर एंड लंदन ने इसे प्रपोज किया था हमारे जन्मने से बहुत पहले फ्रेंड्स, इन 1927 में। और लेटर ऑन इसे डेवलप किया पॉलिंग एंड स्लैटर ने हाइब्रिडाइजेशन देके। तो चलो देखते हैं इसके पोस्टुलेट्स फ्रेंड्स। तो ये है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड
बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एक एक पॉइंट को हमने जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाए ना फ्रेंड्स, उसके साथ कंपेयर करते हुए इसे पढ़िए। कोवैलेंट बॉन्ड हमने कैसे बनाया था, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन, और वो इलेक्ट्रॉन और वो शेल कौन सी थी, वैलेंस शेल थी। तो पढ़ो फिर से, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ half filled atomic orbitals for the atoms must come close to each other। हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और एक ऐसे डिस्टेंस पे आ रहे थे जिधर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, बैलेंस कर रहे थे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, द कोर इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे थे। और फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा था कि इन दोनों की स्पिन कैसी रहनी चाहिए, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। इसलिए उनके स्पिन मैंने डायग्राम में भी बनाते हुए कैसे बनाए थे, अपोजिट अपोजिट। तो सबसे इधर पॉइंट देखिए, ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन एंड एनर्जी इज रिलीज। हाइड्रोजन में कितनी रिलीज हुई थी फ्रेंड्स, हाँ एनर्जी रिलीज होते हुए हमने देखी थी इधर। चलो बैक 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 जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इधर देख रहे हैं आप, एनर्जी रिलीज होके बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। -435.8 किलो जूल एनर्जी उधर रिलीज हुई थी, है ना फ्रेंड्स। तो एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए तो नया बना हुआ मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है, फिर से एटम नहीं बनाता है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो बताई है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें ऑक्टेट रूल में हमें कोई स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया नहीं मिल रही थी। तो इधर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, ये जो ओवरलैप हो रहा है ये कितना हो रहा है, इसके आधार पर ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। ये सबसे की थिंग जो है ये वीबीटी ने दी है। वीबीटी के ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है फ्रेंड्स, सिग्मा और पाई बॉन्ड एंड ओवरलैप, जिसकी वजह से साइंटिफिक वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिला था। तो फ्रेंड्स क्या ये वीबीटी सक्सेसफुल हुई, तो चलो हुई या नहीं आगे वाला एक एग्जांपल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मीथेन, मीथेन में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मीथेन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। हुंड बाबा, ऑफबो बाबा और पॉली बाबा, इन तीनों के आधार से हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स जैसे ही कार्बन के नजदीक हाइड्रोजन आना शुरू हो जाते हैं, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। जैसे ही हाइड्रोजन आना चालू हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर वाला क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट। ये है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड, स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ ध्यान मत दो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो। एक्साइटेड स्टेट में इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके पी जेड ऑर्बिटल में चला जाता है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाती है। ये हो गया इधर से जंप इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स जब हाइड्रोजन, दूसरे वाले हाइड्रोजन में तो क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका s ऑर्बिटल है, दिखाना है ऑपोजिट स्पिन में। तो ऐसे जब चार हाइड्रोजन इसके नजदीक आएंगे, तो इसमें तो एस एस ओवरलैप होगा, ये एस पी एस पी एस पी ओवरलैप होगा। देखा है ना हमने ओवरलैप क्या क्या होता है, एस 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 पी पी पी। तो फ्रेंड्स ये ऑर्बिटल डायग्राम में हम कैसे बताएंगे, ये तो इसका सेंट्रली लोकेटेड कार्बन का s ऑर्बिटल है, इसके साथ में एक हाइड्रोजन का ये इस तरह से एक ओवरलैप से एक बॉन्ड बना दिया, ये हो गया एस एस। अभी देखिए दूसरा बॉन्ड बना दिया, अभी देखिए तीसरा बॉन्ड बना दिया, अभी देखिए चौथा बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब ये चार बॉन्ड बना रहा है, तो ये सारे बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए क्या, नहीं। तो मान लो ये वाला सी का बॉन्ड है एस एस ओवरलैप से, और बाकी के तीन बॉन्ड्स जो है ये हम समझेंगे एस पी ओवरलैप से। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये एस एस बॉन्ड के जितनी होनी चाहिए क्या,
बताओ फ्रेंड्स, यस और नो? नो, बॉन्ड एनर्जी जो है चारों बॉन्ड की सेम होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो चारों बॉन्ड्स फ्रेंड्स कैसे है? विथ सेम बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी उनकी कैसी है फ्रेंड्स? सेम है। इसीलिए वीबीटी का फेल होना इधर शुरू हो गया। तो अभी आते हैं पिक्चर में कौन? पॉलिंग बाबा। पॉलिंग एंड स्लेटर बाबा। तो ये हमें क्या देने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। मॉलिक्यूल के दुनिया में फ्रेंड्स इसके फॉर्मेशन को इस ऊंचाई तक पहुंचना था, तो यहां से उठा के वीबीटी ने, सॉरी, सबसे पहले कोसेल एंड लुइस ने इसको इधर रख दिया। फिर आई वीबीटी, इसने इधर रख दिया। वीबीटी के बाद में आई वीएसईपीआर, उसने भी थोड़ा सा इसे ऊंचा उठा दिया। और अंत में एमओटी ने उसको सक्सेसफुल हिट बना दिया। तो हम देखेंगे अगले लेक्चर में वीबीटी का हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए हंसते मुस्कुराते हुए। पढ़ना कैसे है, जीवन में जीना कैसे है, इस तरह से 2 बार बना रहा हूं, पहले भी बनाया। हंसते मुस्कुराते हुए। कैसे पढ़ना है? टेंशन नहीं लेना है, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, स्टडी को एंजॉय करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।